करें, स्क्रीन शेयर करें, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए कि जब हम मेसॉन्स की बात कर रहे हैं और बैरियंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि मेसॉन्स जो हैं, यानी कि ये वाली स्टेट है, अगर वो स्केलर्स हैं तो इन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, और अगर ये वेक्टर मेसॉन्स हैं तो उनकी स्पिन ऐड हो जाएगी, यानी कि इस तरह होगी, हाफ हाफ होके वन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब रहा सवाल इसका कि ये जो खैर ये तो बार स्टेट तो नहीं है, बार है लेकिन नॉट है। ये जो डी नॉट गोज़ टू पाई प्लस पाई माइनस है। ठीक है, तो अब हमें ये बात पता चल गई है कि जो जो डी नॉट स्टेट है वो बुनियादी तौर पे किस चीज़ के बराबर है, सी यू बार। हम आ गया, ये स्टेट जो है वो सी यू बार है। ठीक है, और ये हमारे पास ये यू डी बार स्टेट है और ये डी यू बार स्टेट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। तो अब इसका मतलब है कि ये अगर डी को आग डिके कर रहा है, ठीक है ना। याद रखिए, मैंने आपको बताया था जो स्कैटरिंग डायग्राम्स होती हैं वो कुछ हम इस तरह बनाते हैं, क्योंकि उसमें से एक एक इनकमिंग पार्टिकल होता है और मतलब दो दो इनकमिंग पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एरोज जो बनते हैं वो तो डिपेंड कर रहा होता है कि पार्टिकल कंटेंट्स क्या हैं। अगर दोनों ही पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल्स हैं तो एरोज टुवर्ड्स द सेंटर होंगे, टुवर्ड द वर्टेक्स होंगे। और अगर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल है तो फिर एक का एरो फिर उसके मुखालिफ होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास क्योंकि हम हमेशा टाइम को इस डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, इसका मतलब है कि हमें जो यू बार स्टेट है वो इस तरह बनानी पड़ेगी और सी इस तरह से। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये सी हो जाएगी और ये यू बार स्टेट है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ से इधर आ रही है तो ये तो यहाँ आने के बाद भी हम इसको यू बार कह रहे हैं। इसे ये देखिए बनाने का तरीका है। और चूंकि हमें यहाँ पे पाई प्लस पाई माइनस चाहिए, उसका मतलब है कि जो सी क्वार्क है वो बेसिकली उसके अंदर इंटरनल कन्वर्जन हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक पार्टिकल निकल रहा है और वो फिर जाके फर्दर इसके अंदर जो है डिके कर रहा है। अब अगर फर्ज करें कि यहाँ से सी निकलता है और सी के ऊपर चार्ज जो है वो 2/3 है, तो और हम यहाँ हम हमारे पास ऑलरेडी यू मौजूद है, वो इधर आके यू बार हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें डी चाहिए। ठीक है, और वो डी किस तरह से चाहिए होगा ज़रा ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि ये हो जाए। हमें यहाँ पे चार्ज भी कंजर्व करना है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इसको डी बार करें और यहाँ पर अगर हम इसको माइनस में कर दें, ठीक है, तो फिर ये होगा, नहीं सॉरी प्लस में, ये प्लस में होना चाहिए। तो फिर ये होगा कि हमारे पास ये डिके कर सकता है इसके अंदर U और D के अंदर। इसके क्वार्क कंटेंट्स तो एक सेकंड देखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो रही है मुझसे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि फिर यहाँ पे डी बार नहीं आ सकता ना। एक सेकंड, ये फिर यू बार ही रहेगा और ये डी हो जाएगा तो ये माइनस में रहेगा। और यहाँ पे ये उल्टा साइन चल रहा है तो ये डी बार होगा और ये यू हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो ये स्टेट जो होगी ये पाई प्लस हो जाएगी और ये स्टेट हो जाएगी पाई माइनस, और ये हमारे पास डी नॉट स्टेट है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को बना सकते हैं। हमने यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ख्याल रखा है, और जो हमारे पास तरीक़े हैं कि टाइम इस तरफ बनाते हैं हम। ये यू बार जो है वो टाइम में उल्टा चल रहा है। ये हमारे पास नॉर्मल पार्टिकल्स हैं तो टाइम में फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू माइनस गया, एक एक्स्ट्रा जो चार्ज लेके चला गया, तो अब ये डी जो है उसका चार्ज सी के मुकाबले में कम होता है। तो ये
ये माइनस साइन चला गया, ठीक है। और वो यहाँ जाके बल्कि इसको एक चार्ज कम हो रहा है ना, तो इसको प्लस होना चाहिए इसको यहाँ पे, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका चार्ज कम हुआ है तो ये एक्स्ट्रा चार्ज लेके यहाँ चला गया, फिर ये प्लस जो है वो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इसका प्लस हो गया, +1, तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को सामने रखते हुए हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई आपको सलमान? सर ये इंटरमीडिएट बोसान और जो डी है सर, ये समझ में नहीं आया। क्या मतलब? मतलब डब्ल्यू और डी ये कैसे आ गए? सी डब्ल्यू से डी में कन्वर्ट होने के लिए इसने डब्ल्यू इमिट किया। हाँ, तो देखो, इसके अलावा तुम्हारे पास चॉइस क्या है ये बताओ, तुम मुझे सर बताओ। मतलब कंसेप्ट समझ में नहीं आया मेरे। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, तुमने ये बताओ कि तुमने वीक इंटरेक्शंस को, अच्छा ये बता दो कि ये इंटरेक्शन किस 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 कौन सी फोर्स के तहत हो रहा है? सर वीक फोर्स से हो रहे हैं ना। ये कैसे पता चला तुम्हें? सर डब्ल्यू प्लस जो इंटरमीडिएट बोसान है वो ठीक है। वीक फोर्स से हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि वीक जो डिकेज होते हैं वो उनकी एक ख़ास काम क्या करते हैं वो? एक ऐसा ख़ास काम जो उन्हें बाकी फोर्सेस से मुख्तलिफ करता है। सर वीक फोर्स के जो मीडिएटर है वो डब्ल्यू प्लस माइनस वो है। नहीं ये बस ये तो कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट बोसान है। नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तो ठीक है, वो तो ग्लूऑन्स भी हैं और वहाँ पे फोटोन है। इम्पॉर्टेंट काम क्या है? वीक इंटरेक्शन जो हैं वो बाकी इंटरेक्शन से मुख्तलिफ होते हैं एक ख़ास, बहुत ही ख़ास चीज़ की वजह से। अगर आपने सर ये किताब, क्वर्क्स की, मतलब अप क्वर्क्स की जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं, डाउन नहीं क्वर्क्स। नहीं, ये तुमने क्या कहा? कलर चेंज हो जाता है, वो तो ग्लूऑन भी कर देते हैं। और ये और डब्लू पार्टिकल्स कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? वो तो कलर कैरी नहीं करते हैं। फ्लेवर चेंज करते हैं सर। हाँ, फ्लेवर चेंज करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मुझे ये बताओ, जब तुमने खुद ही जवाब दे दिया, अब अगर ये चार्म क्वार्क का फ्लेवर चेंज करना है, क्योंकि मैंने तुम जैसे कहा इसकी फाइनल स्टेट के अंदर चार्म मौजूद नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स इट हैज़ टू चेंज, ठीक है। तो अब चार्म का तुम फ्लेवर कैसे चेंज कर सकते हो? क्या वहाँ से गैमा इमिट हो या ग्लूऑन इमिट हो? क्या नहीं, गैमा चार्म का फ्लेवर चेंज कर सकता है? नो सर वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, वो चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह ग्लूऑन कलर चेंज करता है, फ्लेवर चेंज नहीं करता। चार्म के पास 3 कलर हो सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। अगर इसमें से कोई ग्लूऑन निकलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्म का कलर चेंज कर देगा एंड दैट्स इट। लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो चेंज नहीं होगी जो जो हैं। तो अब तुम्हारे पास इसका फ्लेवर चेंज करने का एक ही तरीका है और वो है डब्ल्यू, यानी कि वीक इंट्रैक्शन। अब जी नॉट भी इसका इसका फ्लेवर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो फिर तुम्हारे पास चॉइस बचती है सिर्फ डब्ल्यू प्लस माइनस की। अब इसमें से प्लस होगा माइनस होगा, वो चार्ज स्टेट देखते हुए तुम तय कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है तुम्हारे पास। सर इसका मतलब इसके लिए बहुत स्टडी चाहिए होगा और भी। यकीनी तौर पे तो ये तुम कोई मैट्रिक क्लास थोड़ी पढ़ रहे हो भाई, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, और ये तो सिर्फ अभी तुम फाइनमेंट डायग्राम बना रहे हो। असल गेम शुरू होता है जब तुम इनको सॉल्व करोगे, जब तुम इसके इसके डिके क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करोगे। असल गेम तो वो है, ये तो सिर्फ फाइनमेंट डायग्राम बनाना है। सही है सर, थैंक यू। हाँ हाँ, और कोई सवाल? नो सर। तो देखिए प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी से ये चैप्टर्स कवर करें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये ईद के बाद कुछ ना कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम रखने पड़ेंगे, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने वढ़ने में। मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। अभी आज सलमान ने बताया कि अभी उनके रिलेटिविटी के भी 1-2 चैप्टर्स बाकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गांव में हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और ये है फला ढमका।
तो देखिए इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अब आपको अगर पढ़वाना है तो फिर थोड़ा बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो उस तरीका यही है कि आपको फिर एक दो छोटे मोटे एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छा खासा काम दिया हुआ है। वो जो एक किताब आपको मैंने कही थी, वो एक जापानीज़ की है, उसका पहला चैप्टर पढ़ने को दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा लिखा हुआ चैप्टर है, बहुत सारे सवालात के जवाबात उसके अंदर मौजूद हैं। अ, वो आप लोगों को दिया था कि इसको पढ़ें। तो वो जो रीडिंग असाइनमेंट्स होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही थोड़ी होते हैं कि बस आपने देख लिया, समझने के लिए होते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछें। इसी तरह चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 के हैं, और 3 की जैसे आप कह रहे हैं। चैप्टर 3 में बहुत सारी सवालात हैं, लेकिन वो इतने इंटरेस्टिंग सवालात अभी तक मेरे पास आए नहीं हैं, एंड आई एम नॉट श्योर वाई। हाँ पूछिए। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक हम उसको देख लेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हमें एक्सेलरेट करनी पड़ेंगी, वरना ये स्लो हो जाएंगे। ये तो मैं समझ रहा था कि ज़्यादा आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, आप ज़्यादा तेज़ी के साथ कर लेंगे। पूछिए अली, क्या क्या सवाल है आपका? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटिविटी के उसमें सर हाँ फॉर्चूनेट टू के हिसाब हाँ पूछिए। से। सर वो सवाल ये था कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड भी हमें मालूम है हाँ, और टाइम टाइम भी हमें मालूम है। क्या मतलब? तो सर ये मैं समझा नहीं। मतलब सर यानी स्पीड ऑफ लाइट एक सेकंड में यानी इतना फासला तय करती है हमारे लिहाज से। हमारे लिहाज से। हाँ तो सर जैसे हम पहले करते थे कि एक गाड़ी हमारे तरफ आ रही है, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी वेलोसिटी को उसके साथ प्लस करते थे। इस तरह हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी कर सकते हैं ना सर, जो हमें ये मालूम है तो। तो मैंने आपको वो एग्जांपल करके तो बताई थी कि हम, जैसे आप जा रहे हो, आपके दोस्त गाड़ी में जा रहे हो, आप अपनी मतलब आपकी, आपने अपनी स्पीडोमीटर देखा, फर्ज करें वो 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन वो स्पीड आपकी ज़मीन के लिहाज से है। आपके दोस्त, आप फर्ज करें 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, ज़मीन के लिहाज से ना, लेकिन आपके लिहाज से वो महज 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहे हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब अगर यही चीज़ ऐसी हो जाए कि वो सामने से आ रहे हों, तो जब वो यहाँ आपके सामने से गुजरेंगे, आप जो उनकी स्पीड नोट करेंगे, वो क्या होगी, वो माइनस माइनस प्लस होके वो 35 वो 30 मिलके 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। वो आपकी स्पीड पे 65 किलोमीटर पर आवर नोट करेंगे, आप उनकी करेंगे, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, चलें खैर, अभी हम अगली मिसाल देके फिर ये सवाल पूछेंगे। ऑन दी अदर हैंड, फर्ज करें कि आप यही काम रात के वक्त कर रहे थे, ठीक है, हेडलाइट जली हुई थी गाड़ी की। तो अब आपने जब उनकी स्पीड नोट की, जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आपने उसकी गाड़ी की स्पीड जो आपके दोस्त की थी, वो तो आपने नोट की कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, जो लाइट उसकी हेडलाइट से गाड़ी की निकल रही हैं, वो आपने जब नोट की, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो 12 वही है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरह जब वो सामने से आ रहे होंगे, उनकी गाड़ी आपके पास से गुजरेगी, तो उनकी तो स्पीड आपको बजाय 5 के अब आपको 65 किलोमीटर पर आवर दिखेगी, लेकिन जब आप उनकी हेडलाइट से निकलने वाली लाइट की स्पीड नोट करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो स्टिल सी है, यानी स्पीड ऑफ लाइट है। समझ आई? तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं, हम जो है इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। तो उसका अल्टीमेट अल्टीमेट जो जवाब है वो ये है कि देखिए, जब चीज़ें बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं, जैसे कि लाइट, तो वहाँ पे ये जो डेल्टा एस है और डेल्टा टी है, ठीक है, ये रिजिड नहीं रहते, ये डायनामिकल हो जाते हैं। आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम है, तो उसके लिए ये डेल्टा एस और डेल्टा टी रिजिड हैं। इनमें जो तब्दीली हो भी रही है, इट विल नॉट बी अ मेजरेबल क्वांटिटी, कि जिसको आप मेजर कर सकें, ना होने के बराबर है। होगी, बट मेजरेबल नहीं होगी, आम जिंदगी में आप उसको नहीं देख सकते। ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि लाइट है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, राइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
जब आप इस स्पीड को अप्रोच करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो डेल्टा एस है और ये डेल्टा टी हैं, ये डायनामिकल हैं, ये रिजिड नहीं है, ये स्ट्रेचेबल हैं, ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब हमें स्पीड, जब हम ये मान रहे हैं और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि नो मैटर इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग यू विल ऑलवेज फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट सेम। तो उसी सूरत में हो सकता है कि जब ये डेल्टा एक सूरत हाल में डेल्टा एस इस तरीके से चेंज हो रहा हो कि ये, अगर मैं उसको 1 मान लूँ कि ये 1 रहे, और दूसरी सूरत में जब वो मुखालिफ समत में आ रहा है तो फिर टाइम उसमें इस तरीके से चेंज हो रहा हो कि ये 12 उसका रेशो सेम रहे। मकसद कहने का ये है कि इस रेशो को हमें सेम रखना है, तो लाजमी तौर पे किसी केस के अंदर ये चीज़ तब्दील हो रही होगी, जैसे हम कहते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और टाइम डायलेट कर रहा है। तो लेंथ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि जो टाइम में जो डायलेशन आ रही है वो समहाउ कैंसिल होके आपको एक कांस्टेंट नंबर दे रही है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। आम जिंदगी में महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि आम जिंदगी में हमारी हमारी जो मूवमेंट है वो, उनकी स्पीड इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि वो जो मेजरेबल इफेक्ट्स जिसे हम कहते हैं वो हम नहीं देख पाते, मेजरेबल इफेक्ट नहीं है। हेलिडे रेजनिक एंड क्रेन का एक बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से रिलेटिविटी में दिया हुआ है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को फर्ज करें कम करके इतना लिया है कि जैसे कि आम जिंदगी है, लेट से 200 किलोमीटर पर आवर कर दें, एच कट की वैल्यू बढ़ा के आप आम जिंदगी वाली ले आए, तो फिर देखें कितने इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होती है, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपकी रिलेटिविटी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो आम जिंदगी में आप क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स देख सकेंगे और स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना आप सिर्फ अभी महज किताबों में पढ़ते हैं वो आम जिंदगी में दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि कभी वो प्रॉब्लम करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो वो सब प्रॉब्लम दी इसलिए गई है कि समझने के लिए कि हमारी आम जिंदगियों में क्वांटम मैकेनिक्स के इफेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए एच कट बहुत स्मॉल है। तो वो सिर्फ एटॉमिक लेवल्स के एटॉमिक सिस्टम्स में या सब एटॉमिक सिस्टम में वो चीज़ रेलेवेंट होती है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट हमारी चूँकि बहुत ज़्यादा है और हमारे आम जिंदगी में जो जो हम जो मूवमेंट करते हैं उनमें स्पीड इतनी कम है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में कि वो इफ़ेक्ट्स विजिबल नहीं है, तो वो हमारे लिए होना ना होना बराबर है। तो हमारे आम सेंसेस जो हैं वो उसको सेंस नहीं कर पाते। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न फिज़िक्स है वो हमारे कॉमन सेंसेस को शैटर कर देती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें, या ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन वगैरह, ये हमारे कॉमन सेंसेस को शैटर कर देंगे, क्योंकि हमारे कॉमन सेंसेस में ऐसा नहीं है कि टाइम या स्पेस रिजिड क्वांटिटीज़ ना हो। हम तो आम जिंदगी में चीज़ें नहीं देखते, लेकिन हमें ये बात अब बिल्कुल क्लियरली मालूम है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, टाइम डायलेशन होती है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होती है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे जो इसमें फंडामेंटल चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो उनके जो साइजेस हैं वो हम आम जिंदगी में नहीं देखते हैं, तो वो इफ़ेक्ट हमारे पास विजिबल नहीं है, बट दे आर देयर। अब कुछ बात क्लियर हुई कि लाइट और आपकी गाड़ी में क्या फ़र्क है। अगर आपकी गाड़ी भी उसी स्पीड से चलने लगे या अप्रोच करने लगे जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, फिर आप देखिएगा कि आप ये देख के हैरान होंगे कि वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के मसाइल से आपका वास्ता पड़ेगा। फिर आपको अपने जवाबात को करेक्ट करने के लिए आपको फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जब किसी बॉडी की वेलोसिटी होगी, तो सर मेरा सवाल ये था कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन एट अ टाइम एक ही साथ होंगे? देखो, यकीनी तौर पे एट अ टाइम क्या मतलब, क्यों नहीं होंगे? देखो ना, एक तुम इस चीज़ का अंदाज़ा करो कि जैसे कि एक 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 रेफरेंस फ्रेम ये है, वो ज़मीन के लिहाज से स्टैटिक है। दूसरा रेफरेंस फ्रेम लेट्स से एस प्राइम है जो कि किसी वेलोसिटी वी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मौजूद जो घड़ी है
उसमें टिकिंग स्लो हो जाएगी, यानी कि इस यहाँ पर टाइम डायलेट कर रहा होगा, और जो इस आदमी के पास जो स्टिक होगी, फर्ज करो कि ये मीटर स्केल है, इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और अगर यही चीज़ तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हारे पास भी एक घड़ी हो, तुम्हारे पास भी एक मीटर स्केल हो, तो इसको ये लगेगा कि एग्जैक्टली इन द सेम वे कि तुम्हारी घड़ी, अच्छा इसको बस ये लगेगा कि तुम्हें ये लग रहा है कि ये इधर जा रहा है, तो इस एस प्राइम को ये लगेगा कि ये जो रेफरेंस फ्रेम एस है, ये लेफ्ट को जा रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और इसकी भी घड़ी स्लो हो गई है, और यहाँ पर मीटर स्केल जो है वो छोटा हो गया है। मूविंग फ्रेम में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और टाइम डायलेट करता है, ये मैं कह रहा हूँ। बट इन अ वे कि अगर तुम यहाँ पे लाइट टॉर्च ऑन कर दो, तो वो स्पीड ऑफ लाइट पे हर आदमी मुत्तफिक होगा। और ये कॉन्सिक्वेंस है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का, कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रखनी है तो लाजमी तौर पे लेंथ और टाइम रिजिड नहीं रहेंगे, दे मस्ट बिहेव लाइक अ रबर शीट। सर जी जो हमारे पास, हमने अगर फॉर एग्जांपल कॉजेलिटी को ब्रेक कर दिया तो स्पीड ऑफ लाइट फिर उससे बढ़ सकते हैं? हाँ, कॉजैलिटी को आप ब्रेक कर दें तो फिर तो सारी फिजिक्स बैठ जाएगी ना। एक कॉज होता है और फिर उसका इफेक्ट होता है, आपने उसी चीज़ को शैटर कर दिया तो फिर क्या बचा आपके पास? फिर तो आप किसी भी स्पीड पर जा सकते हैं। सही है। कॉजैलिटी जो है ना, वो एक लिहाज से याद रखो, ये हमने मतलब लोगों ने काफ़ी अरसे बाद इस चीज़ को समझा है कि ये इत्तेफाक है कि हमारी दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट लेट्स से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, या ये समझ लो कि हमारी दुनिया में जो सी, आपको शायद अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी हुई हो तो सी बराबर है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वाला रिलेशन पढ़ा है ना आपने? रूट मीन स्क्वायर, यस। नहीं, √ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप जानते हैं ना? सर यस किया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट। यस सर, परमिटिव और परमेबिलिटी। हाँ, मतलब ये, मतलब इंटरेस्टिंगली एक्सपेरिमेंटली अगर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम करें, उनका स्क्वायर रूट लेके 1 से डिवाइड करें, 1 को इससे डिवाइड करें, तो वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के करीब निकलती है बात। अच्छा, अब ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे दुनिया में जो म्यू नॉट है और एप्सिलॉन नॉट है, उनकी वैल्यूज़ इस तरह की हैं, और उससे जो फिर स्पीड निकलती है वो स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है कि ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि फ़र्ज़ करो कि ये एक ख़ास नंबर है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, समझ रहे हो? मैजिक चीज़ क्या है? मैजिक चीज़ ये है कि ये नंबर कोई भी हो सकता है, एक्स मीटर पर सेकंड हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्स एक ऐसा नंबर होगा जहाँ तक के कॉजैलिटी ब्रेक नहीं करती होगी। हमारी दुनिया में अगर स्पीड इस स्पीड से बढ़ जाए तो कॉजैलिटी ब्रेक कर जाएगी, ठीक है? किसी और दुनिया में फ़र्ज़ करो, लेट्स से हमारी इस यूनिवर्स के अलावा कोई और यूनिवर्स हो, तो वहाँ पर भी हमारा ख़्याल है कि अगर उसमें इस तरह के फ़िज़िकल लॉज़ पाए जाते हों, तो वहाँ पर भी कोई एक ऐसी स्पीड ज़रूर होगी कि जहाँ तक कॉज़ैलिटी इंटैक्ट रहती होगी, और आप अगर उस पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ जाएँ तो कॉज़ैलिटी ब्रेक कर जाए, समझ रहे हो? तो कॉज़ैलिटी जो है वो एक तरह से हमें डिफ़ाइन करती है, यानी कि लोग कहते हैं क्या स्पीड ऑफ लाइट से आप तेज़ चल सकते हैं? मे बी, बट याद रखें, जो चीज़ डिफ़ाइन कर रही है कि आप कितनी स्पीड ले सकते हैं वो है कॉज़ैलिटी।
कॉजैलिटी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कॉजैलिटी ब्रेक की, यू आर ब्रेकिंग एवरीथिंग। समझ आई? तो स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट यूनिक। Maybe in some other universe one can have speed of light or something like speed of light, maybe different, maybe much greater than this speed, or maybe much lesser, smaller than this speed. But that speed should be the speed at which the causality should remain intact. And if you try to cross that particular limit, you will break the causality. And once you break the causality, your physical laws become very funny. यस सर, सही है। Hmm. Anything else? इसरार साहब कुछ तो पूछिए, और आदिल साहब कुछ पूछिए। सर ये दूसरा पार्ट अजीब सा है सर, ये तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन बढ़ा रहा होता है क्या मतलब? सर। ये पोस्टुलेट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ सर। कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है? जी सर। क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रहा है? मतलब समझने में मुश्किल हो जाता ना सर। नहीं कि तो हम फिर क्या चीज़ समझे, ताकि मैं भी तो समझूँ ना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे समझाएं कि ये चीज़ इसकी ऐसी है जो ट्रिकी है। सर मैं सर नेक्स्ट क्लास में सवाल सही से मुरतब करके मैं आपको सवाल कर देता हूँ। हाँ, ठीक है क्योंकि सर। हमें बस ये समझना है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। यस, इट इज़ लाइक इट इज़ शैटरिंग आवर कॉमन सेंसेस, क्योंकि आम जिंदगी में हमारी स्पीड ऐड अप होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं। बट लाइट, माइकलसन मॉर्ले का जो मशहूर एक्सपेरिमेंट था, वो मशहूर एक्सपेरिमेंट जिसका कि रिजल्ट ज़ीरो था, आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा ना, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें वो स्पीड ऑफ लाइट को देखना चाह रहा था कि ये कांस्टेंट है या नहीं। यानी कि उसने इंटरफेरोमीटर बनाया था, उसका ख्याल था ज़मीन घूम रही है, और अगर जी ईथर सर। मौजूद है तो एक तरफ जाएगी तो स्पीड कुछ और होगी, दूसरी तरफ से आएगी तो स्पीड कुछ और होगी। जैसे कि आपके साथ दरिया में होता है, अब दरिया के साथ जा रहे हों तो स्पीड आपकी कुछ और होती है, अब दरिया के मुखालत में जाएंगे तो स्पीड कुछ और होगी, राइट? तो उसका ख्याल ये था कि अगर ऐसा है तो हाँ, हमें फ्रिंजेस मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पाथ लेंथ चेंज हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली स्पीड चेंज होगी तो उससे फ्रिंजेस चेंज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सर नहीं हुआ। सर ये जो स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है, ये जब रोशनी पानी में सफर करे तो यही स्पीड ही रहेगी। नहीं वहां नहीं, पर फर्क आता है ना हाँ सर। वो तो फर्क आएगा ना यार, वो तो हमें पता है। सर तो कांस्टेंट नहीं हुई, इसका नहीं मतलब कांस्टेंट नहीं हुई। नहीं, आप पर्टिकुलर मीडियम लीजिए ना। हम और आप देखें, वो तो बेसिकली जो ज़्यादा एक्यूरेट लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन वैक्यूम इट इज़ लाइक 3 × 10⁸। हम तो वैक्यूम कह लें या आप आम नॉर्मल कंडीशन में ले लें, हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना। वो तो फिर आपको पता है कि शायद आप, पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं, आप ऐसे मैटर बना सकते हैं जहाँ लाइट को आप फोटोन को आप फ्रीज कर दें। फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे आपने लाइट को फ्रीज कर दिया। वो वहाँ तो आप स्पीड ऑफ लाइट को बहुत कम कर सकते, बहुत ही कम कर देते हैं। तो वो तो फिर एक कंडीशन है ना, और वो हम समझ सकते हैं कि हम उसको स्पीड को कैसे कम कर रहे हैं। तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस की, कि नॉर्मल कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट ये है, और जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सर और ये भी कहते हैं कि जो हमारे पास लाइट है वो अपना अपना पाथ खुद चुनती है, यानी ये हमेशा इजीली पाथ फॉलो करती है। यस, क्वांटम तो सर तो मैकेनिकल है। लाइट को कैसे पता चला ये इजीली पाथ है ये फिर हार्ड है? नेचर ने जिसे आप वो कहते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, तमाम
नेचुरल चीज़ों के अंदर रखा हुआ है। तमाम की तमाम बॉडीज़ जब मोशन में आती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन को फॉलो करती हैं, ये ख्याल रखिएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन जो है ना, जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है, ये एक मैजिकल प्रिंसिपल है, मैजिकल। You can derive every dynamical physical law from this principle. Even Schrodinger equation आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। F इक्वल्स टू एम ए यहाँ से ड्राइव की जा सकती है, आपको पता है? कभी वक्त मिला तो करके दिखाएंगे। ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से ड्राइव करते हैं। इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्शन है। आपने एक्शन लिखा, वहाँ से लैग्रेंजियन निकलेगा और एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, क्योंकि फोटोन एवरी पॉसिबल पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, बट ऑन द एवरेज जो हमें दिखाई देता है, ऑन द एवरेज वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो आम तौर पे हम जो निकालते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे कि फरमाट प्रिंसिपल है, ठीक है ना? फरमाट प्रिंसिपल भी आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन पे ही पर ही बेस करता है ना। तो वहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो इसलिए कि हम वहाँ पे लाइट की नेचर को एज ए रे के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम फोटोन के तौर पे भी देखें और उसमें क्वांटम फील्ड थ्योरी इस तरह की चीज़ें लगाएं तो हमें पता चलेगा कि वो एक से ज़्यादा पाथ से जा सकता है। मतलब आप अगर लाखों फोटॉन्स को आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट कराएं तो ठीक है, उन लाखों में से मोस्ट ऑफ द फोटोन स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, लेकिन सारे नहीं जाएंगे। कुछ होंगे आवारा किस्म के जो इधर उधर घूमते भी जा सकते हैं, बिकॉज उनकी मर्जी है। मोस्ट प्रोबेबल पाथ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से निकाला जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल पाथ, राइट। उसके अलावा बाकी पाथ भी पॉसिबल हैं, लेकिन वो लेस प्रोबेबल हैं, इसलिए बहुत कम पार्टिकल्स उन उन रास्तों को चुनते हैं, बट दे कैन चूज। Any other question? सर जी सर अगर वो पहले बोल रहा था दो गाड़ी अपोजिट साइड से आ गया तो उसकी मतलब जो स्पीड होगी -100 के वो दोनों करीब आते हैं तो डबल होती है, वो तो डे में होती है। अगर नाइट में करेंगे तो वही सिचुएशन हमें मिलेगी। क्या मतलब? सर मैं बोल रहा हूँ जैसे वो रिलेटेड दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, सही है सर? हाँ, तो तो बेटा मुझे उनकी ये जो बताओ, स्पीड होती है। ये फिजिकल लॉज क्या रात और दिन पर डिपेंड करते हैं क्या? जो कोई मोबाइल कंपनी के चार्जेस देंगे जो दिन में कुछ और होंगे और रात में कुछ और होंगे? हाँ, कि रात में कोई डील आ जाएगी उसमें फ्री हो जाएंगे? तुम क्या समझते हो? कहीं पर जो इस तरह के फिजिकल लॉज क्या टाइम डिपेंडेंट हैं? क्यों? अरे यार, हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, खुल के बात होती है तो बोलो तो सही। जब तक देखो तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी। अभी तुमने ये बात की, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई सवाल, जब कोई कॉन्सेप्ट था कि हो सकता है रात में कुछ और होंगे, रात दिन में कुछ और होंगे। तो जब बोलोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, जब तक बोलोगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? सर मैं बोल रहा हूँ दोनों की मतलब स्पीड वही सेम होगी। तो मैं वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना कि क्या ये जो वेलोसिटी एडिशन वगैरह के या स्पीड एडिशन के जो फॉर्मूले हैं वो क्या टाइम डिपेंडेंट हैं, कि सुबह में कुछ और होंगे और रात में कुछ और होंगे और शाम में कुछ और होंगे? क्या ऐसा है? सर इस मतलब ये यूनिवर्सल टेम्परेचर चेंज हो रही हो तो सिमेट्री हैं? चेंज हो रही हो तो क्या कह पॉसिबल रहे हो? हो सकता है। क्या कह रहे हो यार?
क्या कह रहे हो कि यूनिवर्सल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिमेट्री चेंज हो रही है, मतलब कहाँ से दिमाग में ये तुम्हारी बात आ गई भाई? जो हम तो लोकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मरीख पे पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, वहाँ का हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर हमारा क्या यहाँ जो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अच्छा चलो ये मान लिया, तो क्या ये वेलोसिटीज़ क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि गर्मियों में स्पीड ऑफ लाइट या सॉरी ये गाड़ियों की स्पीड कुछ और होगी और सर्दियों में कुछ और होगी? हाँ, नो ये सर। तो ये भी तो कुछ सोचो तो सही यार, ये भी तो सोचो कि तुम मतलब एक तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें कोई ऐसी टाइम डिपेंड सीधी सीधी एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कोई इसमें टाइम डिपेंडेंट नहीं है कि रात को 4 बजे से 6 बजे तक ये स्पीड ऐड होनी चाहिए और रात और दिन में ये होनी चाहिए और ये फलां अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये टेम्परेचर ये इस तरह ऐड होगी और 30 डिग्री पे ऐसे होगी और 10 डिग्री पे ऐसे होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर ये चीज़ें टाइम और इसमें टेम्परेचर कहाँ से बीच में आ गए? और यूनिवर्स की जो भी एक्सपेंशन जो भी हो उसका असर तुम्हारे ऊपर कहाँ से पड़ने लगा भाई? तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सोचना सीखो, ये थोड़ी है कि जो चीज़ भी सुन ली उसको बैक वक्त हर वक्त लगा दोगे। अब हम मैकेनिक्स कर रहे हैं, सिंपल चीज़ें टकरा रही हैं तो उसमें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉस तो नहीं डाल देंगे ना। ठीक है, वो अपनी जगह पर हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो हर चीज़ जो सीखी जाती है वो हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं होती ना। आपको एक नट खोलना है तो नट खोलने के लिए पाना इस्तेमाल होता है, स्क्रू ड्राइवर तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। सर जैसे हम अभी कोई सा भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या मोशन की जो बात कर रहे होते हैं तो हम रिलेटिव या रिलेटिव नहीं है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। किसके लिहाज क्या से? हमारे पास कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से सर, हाँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्पीड जो भी हम मालूम कर रहे हैं वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से क्या है या उसके हिसाब से क्या है। यकीनी तो तौर पे। सर कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि जो रिलेटिव ना हो, यानी हम एग्जैक्ट मालूम कर सकें नहीं, एक दूसरे के लिहाज से वो। देखो अगर फर्स्ट करो तुम्हारे स्केल पर से 0 मिटा दूं तो तुम क्या चीज लेंथ मालूम कर सकते हो? तुम्हें कहीं ना कहीं तो 0 रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? जब मैं तुमसे सर 4 4 मीटर कह रहा हूँ उसका मतलब है वो 4 मीटर का आगाज तो कहीं से हुआ होगा ना। जी सर। वो जो ओरिजिन है वही आपका रेफरेंस पॉइंट है या जिसका आप रेफरेंस फ्रेम कह रहे हैं। तो और वो जो 0 आप डिफाइन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होगा ना, मतलब हम जो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं वो हम इस तरह करते हैं, हम ज़मीन को स्टैटिक मानते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है बावजूद इस बात के कि ज़मीन रोटेट कर रही है। बट फॉर अ गिवन सर्कमस्टांसेस और एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन में हम ज़मीन को स्टैटिक मान के हम वहाँ से चीज़ों की स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें उसके रोटेशन को लेना होता है तो उसको कंसीडर करने के अपने तरीके हैं, तो उसको भी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर फिर आप स्पेशल रिलेटिविटी इस तरह से नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं रहेगा ना, वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगी, फोर्सेस एफ इक्वल्स टू एम ए नहीं रहेंगी, फिर आपको उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह को भी लेकर आना पड़ेगा, तब वो फोर्स का पूरा स्टेटमेंट बनेगा। जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स